Hi everyone, welcome to the Constitution Lecture 8, and today we are going to continue the part we have left at the last class, that is the DPSP, Directive Principle of the State Policy. So coming to the today's class, as we have already discussed, what is DPSP, what are key features of the DPSP, I would like to give a introduction about everything. So if you are asking that what do you understand by the DPSP that we have already discussed? That consists the directive principle of the state policy. That means when the constitution has been written at that time, there were certain provisions, certain rules, certain regulations that the constitutional assembly could not add it at that point of time. Constitution का कुछ प्रावधान, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तभी ऐड नहीं कर पाया, बट अभी विद द फ्लो ऑफ द टाइम, द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जब उस चीज का जरूरत पड़ा तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया एंड इज एडेड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी नोन डीपीएस। तो कल हमने द बेसिक फीचर्स, द पॉजिटिव साइड ऑफ द डीपीएसपी डिस्कस कर चुके। आज हमने इसके बारे में पढ़ेंगे डीपीएसपी का डिमेरिट्स क्या है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स व्हिच मेड द डीपीएस अनसक्सेसफुल। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, अगर मैं पूछूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का डिमेरिट क्या है, व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दैट, द फर्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस। इसका मतलब आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्स है इनएडिक्वेट, दैट इज इनसफिशिएंट फॉर द बेटरमेंट और वेलफेयर एक्टिविटी। तो यूजुअली क्या होता है, the countries which are developing in nature, the countries which are already on process of the development, in that there are certain requirements which cannot be fulfilled by the country's economy. For example, you can take the example of the India. You can take the example of India before 2000 era. You could see that India was going through a very critical financial emergency at that time. So Manmohan Singh was the prime minister at that time, and at that the situation of the India was for that so hard that we could not have the proper grain, could not have the proper survival, proper resources, and a very hard time for India when we were facing the economic क्राइसिस और इकोनॉमिक इमरजेंसी, राइट। सो द डीपीएसपी का अगर हमको कोई पूछता है कि एक डिमेरिट क्या है, तो पहला डिमेरिट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीपीएसपी एंड द इक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब फॉर एग्जांपल एक इमेजिन कीजिए, इंडिया पे अभी मेट्रो सिटी का अभी मेट्रो का तैयारी चल रहा है, अराउंड 3 to 4 मेट्रोज व्हिच इज गोइंग टू बी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बट आप इमेजिन करें, अभी हमारा बढ़ता हुआ पॉपुलेशन के हिसाब से देयर आर द रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे कि हमको और हॉस्पिटल्स चाहिए और मेडिकल कॉलेज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा घर बनाना चाहिए। देयर आर ऑल्सो ए हाई रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारे गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल रिसोर्स ही नहीं होगा, अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, then how we are going to deal the financial crisis? How we are going to provide the basic comforts to our citizen? Definitely we cannot, हम नहीं दे पाएंगे उनको। तो यहाँ पे अगर हम डीपीएसपी का बात करें तो डीपीएसपी एग्जैक्टली स्पीक्स अबाउट दिस। अगर कोई स्टेट का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, अगर कोई स्टेट कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी पे जा रहा हो, तो वहां पे क्या होता है, डीपीएसपी के हिसाब से जो पॉलिसीज होता है, जो रूल्स होता है, जो रेगुलेशंस होता है, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। सो दैट इज द नेगेटिव पॉइंट अबाउट द डीपीएसपी। द सेकेंड पॉइंट इज द अनफेवरेबल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। कई बार हमने ये चीज का बात करते हैं कि इट गिव्स द सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी। डीपीएसपी ट्राइज टू प्रोवाइड द सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस इन बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। अगर हम अनफेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो ये भी देखा जाता है देयर आर ऑल्सो द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज अलोंग विद द न्यू रूल्स। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे बेनिफिट के लिए जन धन योजना का प्रचलन किया
कोई भी पॉलिसी को आप ले लीजिए, महिला का सुरक्षा पॉलिसी ले लीजिए, स्कूल और कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपने सरकार को अच्छा बनाने के लिए तो मेक ए वेलफेयर स्टेट, द स्टेट or the country's multiple activities. The state introduces new laws, new rules, new regulations for the welfare. Exactly what happens? The new rules has misused. एंड व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट दिस, अगर आप खुद ही बताइए, जहाँ पे आपका कोई योजना आता है तो क्या हर कोई जरूरत आदमी को वो योजना का बेनिफिट पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि देयर आर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द करप्ट एवरी सेक्टर। अगर सेंट्रल से 10 करोड़ का सैंक्शन आता है तो लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 3 या 4 करोड़ ही हो जाता है, बाकी का अमाउंट आपका करप्शन पे ही चला जाता है। अनदर डिमेरिट ऑफ द डीपीएसपी, जहाँ पे स्टेट को कोई वेलफेयर एक्टिविटी के लिए बताया गया हो और बट उसी वेलफेयर एक्टिविटी का इम्प्लीमेंट करने के तहत अगर कोई करप्शन या कोई इलीगल एक्टिविटी हो रहा हो, and that is hampering the reputation of the society, the reputation of the Indian market. The second point. The third point is the population explosion and the last point center state relation. Population explosion का बात बढ़े तो हम ये देख सकते हैं कि देयर इज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। मुस्लिम का संख्या 17 से 8% बढ़ चुका है, सॉरी the exact amount is 19% as per the survey, the amount of the Muslims that has been in India, जो परसेंटेज 10 साल पहले 3 या 4% पे था, अब वो बढ़ चुका है। अगर हिंदुओं का बढ़ते हुए रेशियो का बात करें तो हिंदुओं का संख्या भी बढ़ रहा है। तो वेरी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द पॉपुलेशन डे बाय डे exactly happens that due to the increased number of the population, the DPSP is unable to fulfill the need of the individual. ये होता है कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण गवर्नमेंट को जो जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोगों का बेनिफिट के लिए जो जो अच्छा काम करने के लिए डीपीएसपी इंस्ट्रक्ट करता है, इधर ही गवर्नमेंट उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसी का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर मैं एक पॉलिसी 100 लोगों के अंदर बांट दूं तो 100 लोगों को जितना बेनिफिट लगेगा, अगर उन लोगों का संख्या बढ़ के 1 करोड़ हो जाए तो 1 करोड़ लोगों को वही बेनिफिट देने के टाइम क्या हर किसी को इक्वल अमाउंट का जस्टिफाइबल बेनिफिट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन लोगों तक पहुंचते पहुंचते देयर मस्ट बी द करप्शन, देयर मस्ट बी द अदर इश्यूज कुड प्रिवेंट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इज द वेरी इंक्रीजिंग एंड आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकेंड country which has the highest population in the world. So population explosion creates a very big barrier to the implementation of the DPSP. The last and the most important point, strategic center state relation. DPSP पे ये बताया गया है कि there are certain provisions, there are certain rules and regulations that should be implemented by the state and provisions it should be implemented by the center. But यहाँ पे there are a multiple times it has been seen that there is dispute between the center and state regarding these policies. So this is also another barrier to the proper implementation of the directive principle of the state policy. तो ये हो गया हमारा नेगेटिव पॉइंट या फिर बैरियर के बारे में। अगर हमने सब डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ द डीपीएसपी. हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स. देयर आर बेसिकली 3 major principles of such the DPSP. Note of this, there are basically 3 major principles of the DPSP. What are principles? Point number 1, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल और द सोशल प्रिंसिपल, जो कि आपका सोसाइटी का बेनिफिट के लिए बात करता है. व्हिच स्पीक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन द सोसाइटी. तो उसको बोलते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. द सेकेंड इज द गांधीयन प्रिंसिपल. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, दैट टाइम गांधी जी वाज ए वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन इन ऑल ओवर इंडिया एंड देयर he was having a very strong backbone while making the Indian constitution. So Gandhian principle takes a very important part under the Indian constitution or the DPSP of the
Indian Constitution. And the third and most important part is liberal intellectual प्रिंसिपल. लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का क्या मतलब है आपका? तो इम्प्लीमेंट द लिबरल सोसाइटी, जहाँ पे हर किसी को अपना फ्रीडम मिल रहा हो, हर किसी को अपना लिबर्टी, लाइफ, पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल फ्रीडम का हक, उसको बोलते हम लिबरल प्रिंसिपल. तो चलिए बात करते हैं हमारा डीपीएसपी का सेक्शंस के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में. कौन सा आर्टिकल कौन सा प्रोविजन को डील करता है. अगर हम सोशलिस्टिक के बारे में बात करें तो आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 speaks about the socialistic principle. चलिए इसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे आगे जाके. दूसरा होता है गांधीयन प्रिंसिपल. गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर कौन सा आर्टिकल होता है? 40, 43, 40, 46, 47, 8, 40, 43, 46, 47 and 48 are the articles which must be included under the Gandhian principle. And the last part, the liberal intellectual principle, जिसके अंदर आपका आता है 44, 45, 48, 49, 50 and 51. तो ये हो गया आपका 3 तरह का प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल. अभी आप लोगों ने अगर चाहते हैं तो अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए. विल बी स्टार्ट स्टडिंग ईच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी लाइन बाय लाइन एंड विल गो थ्रू इट in a detail. The first article of the DPSP, that is article 6, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि it speaks about the state and the definition of the meaning of the state is exactly equal to the definition described of the state under part 3 of the Indian Constitution, that is the fundamental right of the Indian Constitution. इसका मतलब ये होता है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 12 में आपका स्टेट का डेफिनेशन जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे स्टेट का मतलब भी वो ही कंटिन्यू रहेगा. क्लियर? तो यहाँ पे जो हम इसका डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द थिंग्स दैट can be called as a state or that can be implemented or involved under the rules and regulations of a state. Point number 1, the central government. Point number 2, the state government. Point number 3, any private or socialistic organizations which is governed or aided by the central or state government. Any तरह का institution, any तरह का organization जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा परिचालित हो, स्टेट गवर्नमेंट के तहत रजिस्टर्ड हो एंड शुड बी एडेड और फंडेड बाय द गवर्नमेंट ओनली. So the definition of the state described under Article of the Fundamental Right of the Indian Constitution, and here the same provision is applicable and the meaning of the state under Article 6 is equivalent to the meaning of the state that is described under Article 12 of the Indian Constitution under the fundamental rights. Next, Article 8. यहाँ पे ये बोला गया है, the states strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively the social order in justice, economic, social and political, and shall inform the institutions of the national life. यहाँ पे क्या बोला गया है? The welfare of the people is the basic duty of the Indian Constitution, and the Constitution should be always ready to maintain its own duty, and the states should be concerned equality and basic rights to the individuals. And what are the basic rights? Justice, social, economic and political. That means the states should be concerned about the programs which should increase the benefits of people socially, economically and politically. Clear? Next, the states shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate the inequalities in the status, facilities and opportunities. So very most important has been stated under this part 2, subsection 2 of sub-ill 2 of Article 38. So second paragraph of this Article 38 speaks that the state shall in particular strive to minimize inequalities in the income. यहाँ पे state का ये duty है. State should strive means
state should give its best effort to reduce the inequality in the income sources and to endeavor to eliminate the inequality, the status, facilities and opportunities. ये बोला गया कि स्टेट को हर तरह से सतर्क रहना चाहिए कि उसको अपना फैसिलिटीज पे, स्टेटस पे एंड opportunities पे इक्वालिटी रखनी चाहिए. Exactly, it means the facility. That means the facility to get the free ration, facility to get free bus, facility to do the ticket, to have food, to do any kind of activity that comes under the facility. And the second thing, the status and the income. यहाँ पे DPSP पे लिखा गया है कि the government should be careful that the rich should be richer, but the poor people should be benefited from this. तो यहाँ पे बोला जाए तो the state should be concerned for the betterment of the society. The states confirm that the people who are residing in a society, they should get all kinds of justice. That might be social justice, that might be economical justice, that may be political justice. And most importantly, the people who are engaged in various activities or various workplace, they should be protected. Clear? Next, any doubt till now? If any of you is having any kind of doubt, please do ask me. You can just type your doubt in the chat box and I will be answering to you. In any doubt, not any doubt, then yes, we can proceed to further. All right. Then it comes to Article 39. Just give me 1 second. I will have some water and continue there. Okay. So coming to next part. For the interruption, yeah. Coming to the next part, it speaks about the Article 39 of the Indian Constitution. Article 39, it speaks about the states direct its policy towards securing that the citizens, men and women, equally have the right, adequate means of the livelihood. This is the very important point. Try to understand. Article 39, subclause, it speaks about that the citizens, men or women, have the right to an adequate means of the livelihood. Means everyone staying in the society should get the basic things to live. If you are talking about the livelihood, the people who are living a very rich life, having the Mercedes, having the Ferrari, that is a different. We are talking the livelihood of a middle class family. The people like you, me, are struggling for their daily earnings. Right? So in this case, the livelihood means the basic requirements of a human being to live. एक इंसान को जीने के लिए जो जो चीज का जरूरत होता है उसको हम बोलते हैं उसका लाइवलीहुड. जैसे कि मेरे को जीने के लिए मेरा कुछ सामान है, जैसे कि एक घर का जरूरत है, कुछ 2 वक्त का खाना का जरूरत है, मेरे को पढ़ने के लिए बुक का जरूरत है. सो दैट माय बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर माय लाइवलीहुड. मेरे को ये सब चीज का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि दिस इज माय लाइवलीहुड. यहाँ के ये सब के बिना मैं अपना गुजारा नहीं कर सकती. तो यहाँ पे आर्टिकल 39 का फर्स्ट क्लॉज पे ये फ्रीडम दिया गया है कि आप एक मेल हो या फीमेल हो, वो मैटर नहीं करता. अगर आप इंडिया का सिटीजन हो तो आपको अपने लाइवलीहुड का बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. एवरी ह्यूमन, दैट माइट बी ए चाइल्ड, दैट माइट बी ए मेल, ए फीमेल, माइट बी ए ट्रांसजेंडर, everyone has the basic right to a needed livelihood himself or herself. Clear? Then coming to the next part, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. What it speaks about? The ownership and control of the material resources of the community so distributed as best to subserve the common good means for the public welfare, the resources is being brought by the community, there should be the equal distribution of the resources for the public welfare. For example, you see there is a government giving the 1 rupees chawal, 1 रुपए का चावल, 2-3 रुपए में गेहूं. Multiple things is being supplied by the government for the public welfare. Yes or no? It is being supplied. A very good thing. But अगर जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ही कम पैसे में जो बीपीएल कार्ड, दोज हु आर द बीपीएल card holder, do it better. They are getting their rations at a very low price though. If I ask that give
लाइक आपके पास जो राशन है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को 10 kg का चावल दे दिया और 5 लोगों को वहां से लौटा दिया कि चलिए आपके पास आपके लिए अभी रिसोर्स खत्म हो गया है, हम और ज्यादा आपको नहीं दे पाएंगे, तो क्या ये जस्टिफाइड है? मैं यहाँ पे 10 kg का चावल का घर पे भंडारा रखूंगी और एक दूसरा इंसान जिसको खाने के लिए चावल तक नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरे पास पैसा है तो मैंने ज्यादा रिसोर्स खरीद लिया, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। दैट इज वाई द गवर्नमेंट हैज बीन पुट रेस्ट्रिक्शन दैट कि अगर आपको अपना मटेरियल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो दोज मटेरियल रिसोर्सेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एन इक्वल अमाउंट। And the next part, the operation of the economic system does not result in the concentration of the wealth and means of the production of the common detriment. ये क्या बोला गया? The operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of product. ये बोला गया है कि स्टेट इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि कहीं पे भी देयर शुड नॉट बी एनी कंसेंट्रेशन ऑफ द मटेरियल बेनिफिट्स और एनी काइंड ऑफ ब्लैक मनी। इट इन द सिंपल लैंग्वेज कि करप्शन के थ्रू जो पैसा आता है, देयर शुड बी concentration of the wealth at any particular place and the other people should be suffering without getting proper benefit, and that is not at all justified. The justice should be provided to everyone, and the same way the state cannot allow the concentration of the commonwealth as well. Clear? Then the next part, that there is the equal pay for the equal work फॉर द मेन एंड वुमेन। इस चीज के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास पे बात कर चुके थे। अकॉर्डिंग टू दिस देयर शुड इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। मतलब अगर मैं एक लड़की हूँ तो मैं अगर किसी भी सेक्टर, आप कॉर्पोरेट सेक्टर मान लीजिए, आप कोई डेली वेज का सेक्टर मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, व्हेरेवर यू आर वर्किंग एनीवेयर, आपके पास जो रिसोर्स है, आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, यू शुड बी get paid equal to the male employee और male member organization। आप फीमेल हो इसलिए हम आपको 10 रुपया देंगे और वो मेल है इसलिए उसको मैं 20 रुपया दूंगा। दैट इज completely invalid, that is completely unjustified. Clear? And the next, the health and strength of the workers, men and women, and the teacher and the tender children are not abused, and that citizens are not forced by the economic necessity to enter avocations unsuited to their एज और स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, और इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ चिल्ड्रेन इज प्रेजेंट ओवर देयर, दे शुड बी टेकन द प्रॉपर केयर। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज the citizens are not forced by the economic necessity to which is unsuited to their capacity. For example, आप मान लीजिए मेरा उम्र 25 है, फिर 24 है, ओके, तो मैं अपने उम्र के हिसाब से जितना काम करने का ताकत मेरे अंदर है, मैं उतना ही तो काम करूंगी ना। मेरे उम्र के हिसाब से मैं तो कहीं ज्यादा काम नहीं कर दूंगी, राइट? तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही बात बोला गया है कि आप कोई चिल्ड्रेन हो, आप कोई औरत हो, आप कोई मर्द हो, ये चीज मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपके पास काम करने का स्टामिना क्या है, आप कितना काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो। That's why the part E of the directive principle of the state policy, Article 8, states that the citizens should work according to their own comfort zone. Clear? Next, the children and opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that child youth are protected against exploitation, against moral abandonment. चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत एक अच्छा चीज बोलता है कि ये बोल रहा है कि the opportunities and facilities to develop in a healthy manner, हर एक बच्चे का पढ़ने का हक है। जैसे कि हमने ऑलरेडी इस बात का डिस्कस कर चुके हैं, इज द राइट टू एजुकेशन फॉर एवरीवन। अगर मैं 4 साल से बड़ी हूँ
हूँ और आपका 14 साल से कम उम्र की हूँ, तो मेरे को पढ़ने का पूरा हक है, राइट? दैट इज व्हाट दिस डीपीएसपी स्पीक्स अबाउट। एक बच्चे को हमेशा पढ़ने का हक होता है, एंड एवरी चाइल्ड, एवरी काइंड ऑफ किड, दे शुड गेट ए पर्टिकुलर गुड एनवायरमेंट, डेवलप देयर पर्सनालिटी, एंड दे शुड बी एक्सप्लॉइटेड at any means. They should continue their dignity, they should continue their scope to explore new things, to continue their hard work, most important. So these are the basic provisions under section 38 of the Indian Constitution, जहाँ पे पहला चीज बोला गया equal livelihood for the everyone. That means equal pay for the equal work. आप एक मेल हो सकते हो, आप एक फीमेल हो सकते हो, बट अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हो तो आपको अपना लाइवलीहुड, अपना जिंदगी जीने का हर एक जरूरत का सामान लेने के लिए पूरा का पूरा हक है. एंड द सेकेंड पॉइंट, इट speaks the ownership and control of the material resources of community are so distributed as it serves the common good. It means the ownership and communication the materials resources that should be done properly and equally. Third point, the operation of the economic system does result the concentration of wealth and means of the production for the common detriment. ये बोला गया है कि there should be the concentration of wealth at any particular category or particular people, and there should be equal distribution of the property. And the last most important part, the equal pay for the equal work for the both men and women. And the most important part, it speaks about the health of the workers, men and women, and the tender age children who are not abused the citizens. And फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बोला गया है कि मेरे को अपना उम्र का स्ट्रेंथ के हिसाब से, आप अगर एक मेल हो, एक फीमेल हो, आपका जितना कैपेसिटी है, आपको अपना कैपेसिटी से बढ़कर ज्यादा काम करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर पाएगा. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इट स्पीक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर द चिल्ड्रेन, जहाँ पे हर एक चिल्ड्रेन को पढ़ने का, आगे बढ़ने का और अपना फ्यूचर बनाने का पूरा हक होता है. तो ये हो गया आपका आर्टिकल 38. अभी आते हैं आर्टिकल 39, जहाँ पे ये बोला गया द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम that promotes justice, equal opportunity, and provide free legal aid by suitable legislation or scheme. तो अगर हम आर्टिकल 9 के बारे में बात करें तो ये बेसिकली आपका दो चीज के बारे में बात करता है. पहला होता है आपका इक्वल जस्टिस एंड दूसरा होता है आपका लीगल एड, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले से बात कर चुके हैं. अगर हमने फिर से रिपीट करें, अगर हम फिर से बात करना चाहे तो हमने पहले पढ़ा था कि इक्वल जस्टिस का मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये होता है लॉ के सामने, कानून के सामने हर कोई सेम होता है. कानून सबको इक्विवेलेंटली ट्रीट करता है, तो हर किसी को अपना जस्टिस के लिए लड़ने का पूरा हक होता है. एंड दैट कम्स अंडर द इक्वल जस्टिस. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज द फ्री लीगल एड. फ्री लीगल एड के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ही चुके हैं. फ्री लीगल एड का मतलब ये होता है कि अगर मैं फाइनेंशियली गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है कोर्ट पे केस करने के लिए या फिर मेरे लिए वकील देके मेरा काम खुद करवाने के लिए, तो वहां पे कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. वो मेरे लिए सब कॉस्ट एक लॉयर अपॉइंट करेगा जो कि मेरा केस को लड़ेगा. वहां पे मेरे से जो पेपर्स का चार्जेस होता है वो नहीं लिया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल 40 is it speaks about the organization of the village panchayats, and हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. It comes under the Gandhian principle. Here to the article 40, if you ask me what it speaks about, it speaks that the states shall within the limits of economic capacity, the states take steps to organize village panchayats, endow them such powers and authority that may be necessary to enable them to work as the units of the self government. Okay, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताती हूँ. अगर आप इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रूलिंग का सिस्टम देखें तो कैसा होता है. पहले होता है आपका पंचायत, उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कलेक्टर, उसके बाद आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट, एंड उसके बाद आपका आता है सेंट्रल गवर्नमेंट. तो
अगर आप पूछते हैं कि हमारा जो पंचायत सिस्टम है, जैसे कि हम एक छोटे छोटे कुछ गांव को लेके, कुछ इलाकों को लेके कोई पंचायत बैठा जाता है, तो वो पंचायत का क्या मतलब है? इस पंचायत को एग्जिस्ट अंडर आर्टिकल 13 है, इट स्पीक्स दैट इट comes under the Gandhian principle, जो कि ये बोलता है कि महात्मा गांधी का सपना था हर एक गांव को बिजली जाए, हर एक गांव अपने हिसाब से बेनिफिट हो। दैट इज व्हाई दिस गांधीयन प्रिंसिपल केम इन द पिक्चर। अगर हमने स्टेट के बारे में बात करें तो हम अगर देखेंगे तो इंडिया पे लगभग अराउंड 1 लाख से ज्यादा गांव एग्जिस्ट करते हैं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल है खुद जाके हर कोई गांव का या फिर हर कोई इलाका का जो भी प्रॉब्लम है उसको खुद से सॉर्ट आउट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई the panchayat system is existing over there, that stands as the backbone of the village, and even पंचायत का इलेक्शन पे भी आप खुद अपना मुखिया खुद चुनते हो। The voting system, that is the democracy, where you choose your own leader, who will be the sarpanch, who will be the village leader, and then the panchayat system promotes the transparent legal benefit to the public or to the villagers. Clear? Then comes Article 41. It speaks that right to work, right to education, and right to public assistance in some cases. तो ये बोला जाता है आर्टिकल 41 के अंदर, the states are within the limit of economic capacity and development should take secured measures, should take effective measures for the public to secure the right to work, education, public assistance in case of the unemployment, old age, sickness, disablement। तो इस चीज के बारे में चलिए बात करते हैं। पहला होता है कि जैसे मैंने बताया था कि हर एक स्टेट का अपना एक बजट होता है, अपना एक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का एक लिमिट होता है। तो उसी लिमिट के हिसाब से हर एक स्टेट अपना सिटीजन का बेनिफिट के लिए ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए जहाँ पे उस स्टेट का हर एक सिटीजन को काम करने का पूरा हक मिले। राइट टू वर्क, अपना काम करके खुद कमाने का पूरा हक मिले। राइट टू एजुकेशन, हर एक यूथ को ज्ञान गेन करने का पूरा हक है। यू कैन सी देयर आर मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बीइंग गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट also, and why this being governed? There are various skill development programs and so on, which helps people to gain over their skills and to increase their knowledge to get a good job or to be well settled on a very quick basis, right? So everyone has the right to education. The child between 6 to 14 years of right to education. Even anyone who is the college pass out, any adult, every citizen of the India, they have the right to education. They have the right to gain the knowledge in their desired sector without any interruption. And that is called the right to education. इसका मतलब ये होता है कि बूढ़े से शुरू करके छोटे बच्चे तक आपका उम्र क्या है वो मैटर नहीं करता। आप 90 साल की हो या 10 साल की हो, आपको पढ़ाई करने का, लिखाई करने का, नॉलेज गेन करने का, स्किल गेन करने का पूरा हक है। एंड इसी हक से आपको कोई भी आपके मेरिट के बेसिस पे कहाँ पे भी एडमिशन लेने से रोक नहीं सकता, और आपको स्किल गेन करने से या फिर नॉलेज गेन करने से कोई भी रोक नहीं सकता। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, public assistance in case of unemployment. अगर there is the number of the unemployed people in the country, जहाँ पे कंट्री को, यूथ को, जवान को जॉब नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? There should be the responsibility of the state to provide the public assistance through various camps, awareness programs, through the skill development programs, and to make certain provisions for the employment, to increase the job vacancies and to try its best to make them settled on a quicker basis, right? तो हर एक स्टेट का ये फर्ज होना चाहिए, अगर स्टेट का कोई भी यूथ अनएम्प्लॉयड है तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए कि हम अपने यूथ को सेटल्ड करवाने के लिए हर कुछ करेंगे। उनको ट्रेनिंग देना, उनको मेंटल असिस्टेंस देना, उनको स्टाइपेंड देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको जॉब का प्लेसमेंट पे हेल्प करना। तो हर एक स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपना
अपने देश के नागरिकों का एम्प्लॉयमेंट के लिए, उन देश के नागरिकों को जॉब दिलवाने के लिए हर तरह का पूरा प्रचेष्टा करे। क्लियर? एंड द नेक्स्ट ओल्ड एज सिकनेस डिसेबलमेंट असिस्टेंट। जैसे कि हमने इस बात पहले भी डिस्कस किया था, स्टेट का ये ड्यूटी होता है कि जो मेंटली डिसेबल होते हैं, फिर किसी का ओल्ड एज हो गया है, कोई बूढ़ा हो गया है, कोई दुर्बल हो गया है, कोई बीमार पड़ रहा है, सिकनेस के वजह से कोई हार्म कर रहा है, तो स्टेट का ये ड्यूटी बनता है टू प्रोवाइड द पब्लिक असिस्टेंस। इसी काम पे सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए। अगर किसी को ऑपरेशन के लिए 10 लाख का जरूरत है, किसी सिटीजन का जान बचाने के लिए 10 लाख का जरूरत है, तो उस बीमार इंसान को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ पॉलिसी होना चाहिए। इट एक्चुअली हैपेंस। वी सी दैट वर्कमेंस कोटा, देयर आर वेरियस स्कीम्स अंडर व्हिच 5 से 10 लाख तक का ऑपरेशन पे हो जाता है द प्राइवेट हॉस्पिटल, राइट? सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। इस स्टेट का जिम्मेदारी है कि मैं अपना सिटीजन का भलाई के लिए, सिटीजन का डेवलपमेंट के लिए, सिटीजन का वेलफेयर के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। इफ एनीवन इज डिसेबल्ड, इफ एनीवन इज द ओल्ड एज, इफ एनीवन इज वीकर सेक्शन, तो उनको अच्छी तरह से बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई आता है जिसको जॉब चाहिए, तो मैं कितना जॉब का वैकेंसी बढ़ा सकता हूँ, मैं लोगों को किस तरह से जॉब देके सेटल कर सकता हूँ। दिस इज द complete responsibility of the state. Then comes Article 42. Article 42 speaks that the state shall make provision for securing just and human conditions for the maternity relief. This speaks very important point. Just and human conditions for the work and maternity relief. Article 42 speaks about important factors. Just and human conditions for the work का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी इंसान काम कर रहा हो, किसी भी तरह का काम हो, वो आपका झाड़ू पोछा लगाने का काम हो या फिर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कोई आईएएस ऑफिसर हो या फिर कोई नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, उसको या फिर उस इंसान का जो भी वर्किंग एनवायरमेंट है, दैट शुड बी जस्ट एंड ह्यूमन, दैट शुड बी प्रॉपर, दैट्स एब्सोल्यूट, शुड बी हैसल फ्री विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर। क्लियर? तो ये बोला जाता है कि स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चेक करेगा कि हर कोई ऑफिशियल सेक्टर जहाँ पे पब्लिक आते हैं, काम करते हैं, क्या वो ऑफिशियल सेक्टर काम करने के लिए फेवरेबल है, क्या वहाँ पे लोगों का ह्यूमन राइट्स का कोई भावना नहीं हो रहा है, इज एवरीथिंग ऑल राइट, इज एवरीवन गेटिंग द डिजर्विंग ह्यूमन ट्रीटमेंट, हर किसी को अपने जॉब सेक्टर में इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। This is the responsibility of the state to check the availability of the workplace, to check the just and human condition of workplace, any kind of place may be. Then it comes about the maternity relief, and maternity relief मतलब बच्चा पैदा होने से पहले there is the relief period, पेड रिलीफ पीरियड, जहाँ पे माँ को एक रिलीफ पीरियड ग्रांट किया जाता है, दैट टू विथ अ फुल पेमेंट, कि आप जाओ अपना बच्चे का ख्याल रखो, एंड इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द फुल अमाउंट ऑफ सैलरी। इट्स कॉल्ड द मैटरनिटी रिलीफ। तो हम ये मैटरनिटी रिलीफ के बारे में कल से बात करेंगे, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट फ्रॉम आर्टिकल 42 टू आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट द पार्ट ऑफ DPSP, एंड वी आर गोइंग टू also discuss few case laws that is related to DPSP. For today, if you are having any kind of doubts, the today's you can ask me. So basically what we will today, the obstacles, demerits of the DPSP, जैसे कि मैंने बताया, the financial insufficiency, the corruption, the socio-economic inequality, the torture by the most powerful state to the lesser one, a lot of obstacles which comes the state implements on its DPSP, and then we discussed that the socio-economic principle, the Panchayat Raj system, the Gandhian policy, and मैंने जैसे कि बताया, there are basically three kind of policies. One is the socialistic, second is the Gandhian, and the third is the liberal and intellectual. तो ये तीन तरह का पॉलिसी के बारे में हमने बात किया, and we have also discussed the article 40
Just 1 second. Yeah, we have discussed till Article 42 of Indian Constitution. Okay, so this is our today. Any doubt, guys? You can just put doubt in the chat box. I'll be answering your doubt.